माल्या की लव स्टोरी 1 साल भी नहीं टिक पाई थी, लेकिन उसकी कंपनी यानी यूबीएस ग्रुप फिलहाल अच्छा धंधा कर रहा था। साल था 1993, जब माल्या के इस ग्रुप की वैल्यूएशन उस वक्त पर करीब 6000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 1990 में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें माल्या के बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा तरीका क्रैक किया था। देखो बोर्ड मेंबर्स, लॉ के अकॉर्डिंग हम अपना ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा धंधा भी एक वक्त के बाद कहीं न कहीं रुक जाएगा। इंडिया में किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू जो हम बनाना चाहते हैं, वो बिना एडवर्टाइजमेंट के एकदम इम्पॉसिबल लगने लगेगा। इसलिए हमें जरूरत है सरोगेट एड्स की। विजय की ये बात सुनकर पूरा बोर्ड कंफ्यूज था। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर सरोगेट ऐड क्या होते हैं, और विजय की हरकतों को देखकर बोर्ड को तो ये भी शक था कि क्या ये सही डिसीजन भी होगा, क्योंकि दारू के लॉजिस्टिक्स से लेकर प्रोडक्शन तक में कुछ न कुछ इलीगल रूट अपनाया जा रहा था। और ये सब उस वक्त विजय माल्या पॉलिटिशियंस की मदद से कर रहा था, लेकिन इन्वेस्टर्स से लेकर एम्प्लॉइज और कंपनी तक सबको माल्या के मैनेजमेंट से फायदा ही हो रहा था। तो लोगों ने अब तक उस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए थे। आई नो आप सब कंफ्यूज्ड हैं। सरोगेट एड मतलब हम अपने एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी अल्कोहल ना ही बोल सकते हैं और ना ही बोलेंगे, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट से किंगफिशर वाटर बॉटल और किंगफिशर सोडा बनाएंगे, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के एड टीवी, रेडियो से लेकर बिलबोर्ड्स हर जगह करेंगे। इससे हमारे ब्रांड से लोग एसोसिएट भी करने लग जाएंगे, और हमारा नाम उन तक पहुंचता जाएगा जो पहली बार जिंदगी में शराब को हाथ लगाएंगे। यानी हमारा टारगेट ये है कि जब कोई नया इंसान पहली बार शराब खरीदने की सोचे, तो उसके दिमाग में किंगफिशर के अलावा कोई दूसरा नाम आए ही नहीं। दोस्तों, विजय माल्या द्वारा यूज करने वाली ये टेक्निक कोई नई नहीं थी। बहुत से देशों में ऐसी सरोगेट एड्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स, गैम्बलिंग से लेकर सब कुछ बेचा जाता था। और इंडिया जैसे देश में तो आज भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सरोगेट एड्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई, क्योंकि ये चीजें एडिक्टिव होती है और इन सब के बिजनेस से खूब पैसा आता है, तो इन कंपनीज को छोटे स्केल पर नया प्रोडक्ट बनाकर बेचने और एडवर्टाइज करने से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी का नाम और उसकी ब्रांड वैल्यू बन रही है, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट वो वैसे ही कमा लेगी। इसलिए किंगफिशर ने तभी से सरोगेट एड्स, बड़े बड़े इवेंट्स, किंगफिशर अवार्ड्स, किंगफिशर डर्बी सब कुछ स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हॉर्स रेसिंग में जो माल्या गैम्बलिंग करता था, वहाँ भी किंगफिशर के नाम से इवेंट होने लगे। क्योंकि ये तो आप पहले से ही जान गए हैं कि माल्या एक बहुत ही बड़ा दिखावे वाला आदमी था। उसे छुपकर अमीरी में रहने से ज्यादा सबको दिखाते हुए एक अमीर जिंदगी जीना पसंद था। ऐसे ऐसे करके किंगफिशर का जितना भी पैसा ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग पर लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा वो मुनाफा बना रहा था। इस मुनाफे से माल्या ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले से लेकर कई सारी कंपनीज का एक्विजिशन भी किया था, और वो अपनी नेटवर्थ बढ़ाता जा रहा था। यानी इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग अल्कोहल ब्रांड अब सुपर हिट था। बस उस वक्त माल्या की अच्छी बात ये थी कि उसने अपने बिजनेस के रूट को डाइवर्ट नहीं किया था। सारा बिजनेस अभी तक सिर्फ अल्कोहल से ही आ रहा था, जो कि एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस थी। और दोस्तों, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमेशा उस सेगमेंट पर डबल डाउन करना चाहिए जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा हो और जो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दे रही हो। अब अगर एक किराने की दुकान पर कोई टॉफी नहीं बिकेगी, तो अगली बार भला वो शॉपकीपर उस टॉफी को क्यों लाएगा। और यही बिजनेस में बेस्ट अप्रोच होती है। अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस पर पूरा भरोसा है, तो आप कुछ वक्त तक उसमें इन्वेस्ट करके देख सकती हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि कभी भी डूबती हुई कश्ती को एक वक्त तक ही बचाना सही रहता है, नहीं तो इंसान भी उसके साथ डूब जाता है। इस किंगफिशर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें माल्या ने ऐसे जाकर ऐसी टॉफी को बेचना चाहा जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकती। फिलहाल 1993 में कंपनी के 6000 करोड़ की वैल्यूएशन हिट करने पर विजय माल्या अपने अलीबाग वाले बंगले पर सभी एम्प्लॉइज के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखता है। और माल्या हमेशा अपनी पार्टीज के लिए शुरू से ही जाना जाता था। बड़े से बड़ा सिंगर, बड़े से बड़ा बैंड, बड़ी से बड़ी हीरोइंस और बड़ी से बड़ी मॉडल्स सब माल्या की पार्टी पर जरूर रहते थे। लेकिन ये ऑफिस पार्टी थी जिसमें उसने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ये पार्टी इतनी लैविश थी कि यहाँ हुकर्स, स्ट्रिपर से लेकर इलीगल ड्रग्स सब कुछ था। और माल्या के दोस्त बोर्ड के मेंबर्स होने की वजह से उसकी छत्र छाया में ऐसी पार्टीज बहुत एंजॉय करते थे। माल्या ने इस पार्टी में खास एम्प्लॉइज के साथ साथ अपने पर्सनल सर्कल को भी इनवाइट किया था।
और उस पर्सनल सर्कल में उसकी एक बचपन की दोस्त रेखा भी आई थी। उस पार्टी में जब विजय ने रेखा को देखा तो उसकी बचपन की यादें ताजा हो गई। असल में रेखा विजय का सबसे बड़ा क्रश था और आज भी उसे पार्टी में अपनी आंखों के सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया था। पूरी पार्टी में एक तरफ धमाल हो रहा था और लोग नशे में धुत थे, लेकिन विजय ने अपना होश संभाला और रेखा से बात करने गया। Hey रेखा, my darling, how are you? रेखा विजय को देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थी। असल में रेखा खुद इस पार्टी में जानबूझकर आई थी क्योंकि विजय की वो सारी खबर रखती थी। हेलो मिस्टर विजय माल्या, चेयरमैन ऑफ बिगेस्ट लिकर ग्रुप इन इंडिया। हाँ, रेखा ने माल्या को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश की और दोनों के दोनों जोर से हंसने लगे। Why not? Of course. Chairman of the UB group who's dying single. कम ऑन विजय, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। एंड आई एम श्योर कोई भी नहीं, कहीं सारी मिल जाएंगी। You must have your girlfriends around all the time. Of course, Rekha. That is there. लेकिन वो loneliness is still there. समीरा के साथ चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई, बट कोई नहीं, I have Sid to look after. रेखा ये बात सुनकर विजय के थोड़ा और करीब आ गई। उसने उसके कान में पूछा, Come on यार, don't be so senti about the past. It was long back. Now you have access to everything. रेखा ने विजय के कान में इस तरह बोला कि नशे में भी विजय झल्ला गया। Are you sure that I have access to everything? Of course यार। Even yours? रेखा ने ये सुनते ही थोड़ी सी खांसी करने की एक्टिंग की और थोड़ा सा पीछे हट गई। I'm so sorry. You were so close, तो I thought. मुझे बचपन की याद आ गई रेखा। So sorry. मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो। Yes, I am. लेकिन ये शादीशुदा हो जल्दी ही शादीशुदा थी होने वाला है। क्या क्या मतलब है इसका रेखा? क्या करने वाली हो तुम? I am just fed up of this life. I'm going to divorce शाहिद महमूद। चीजें हमारे बीच में भी वर्कआउट नहीं कर रही हैं। और जब मैंने सुना कि मेरे बचपन के दोस्त की विला पर इतनी बड़ी पार्टी है तो मुझे लगा कि जरूर जाना चाहिए। ये बोलकर रेखा विजय के फिर से थोड़ी करीब आई और उसने कान में फुसफुसाया, क्यों? मैंने सही किया ना? विजय की रूह अंदर तक कांप गई थी। उसे इतना नशा हो गया था कि रेखा को इस तरह अपने करीब देखकर उसने तुरंत उसे किस कर लिया। रेखा विजय की इस हरकत को देखकर पीछे हटी क्योंकि इस वक्त पार्टी के माहौल में रात को कोई भी उन्हें देख सकता था। नॉट हियर विजय। विजय ने रेखा का हाथ पकड़ा और वो उसे कमरे में ले गया। एक लग्जरी कमरा जहाँ पर डबल साइज किंग बेड था और लाइट्स डिम थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था और माहौल एकदम रोमांटिक था। विजय ने अंदर घुसते ही रेखा को दीवार से सटाया और उसे पागलों की तरह किस करने लगा। रेखा ने भी उसे गर्दन से पकड़ा और अपनी तरफ खींचे रखा। दोनों के दोनों बेड पर पहुंचे और एक दूसरे के कपड़े उतारकर दोनों ही एक दूसरे की बाहों में आ गए। विजय को ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन का सपना आज पूरा हो रहा है। अंदर से वो बहुत खुश था कि रेखा और उसके पति का डिवोर्स होने जा रहा था। उसी रात को एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए विजय उसके बाल सहलाने लगा। रेखा, मुझे लगता है we should be with each other. हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इससे पता चलता है कि विजय माल्या अपनी जिंदगी में बहुत ही इंट्यूटिव इंसान था। वो बस जो चीज सोचता था उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाता था। उसके जीने का तरीका यही था कि जो मन में आए कर दो। और रेखा को पाकर वो बस अपने बचपन पर भी कंट्रोल पाना चाहता था क्योंकि वो उसके बचपन का क्रश थी। हालांकि विजय यूं तो अलग अलग शहरों में अलग अलग लड़कियों को अपने करीब रखता था ताकि उसे अपनी ग्लैमरस लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी उसे एक लाइफ पार्टनर की हमेशा कमी खलती थी। इसके चलते विजय और रेखा ने 1993 में शादी कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। यूबी ग्रुप को भी फिलहाल 8 साल बीत चुके थे, लेकिन इंडिया में सरकार बदल गई थी। जिस देश पर अब तक कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स का बोलबाला हुआ करता था, वहीं 1999 में बीजेपी ने पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के 5 साल को विटनेस किया था और फिलहाल शराब के धंधे में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। सिद्धार्थ भी बड़ा हो रहा था और साथ ही साथ विजय को उसका फ्यूचर और कंपनी का फ्यूचर दोनों ही सिक्योर करना था। इसलिए विजय ने अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स लगाकर खुद को कर्नाटका की विधानसभा का मेंबर घोषित कर दिया। अब क्योंकि विजय माल्या उस वक्त की इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी कि पॉलिटिशियन भी इतने बड़े बिजनेसमैन को अपनी तरफ ही देखना चाहते थे,
इस तरह अपनी कंपनी के लिए और खुद को और पावरफुल बनाने के लिए विजय माल्या की एंट्री पॉलिटिक्स में हो गई। और फिर आया साल 2004। इस वक्त सब कुछ सही चल रहा था, हर तरफ से कंपनी पैसा बना रही थी, लेकिन माल्या की फैंसी लाइफ से उसकी कंपनी के कुछ ऊंचे पद पर बैठे लोग परेशान भी थे, जिस वजह से उन्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। पर कंपनी एक अच्छा टर्नओवर कर रही थी। इसी 2004 में माल्या ने किंगफिशर को और भी बड़ा बनाने का सोचा, यानी कि उसने अपने बोर्ड के सामने ये आइडिया पिच कर ही दिया। मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट ईयर एक एयरलाइन लॉन्च करें, किंगफिशर एयरलाइन। ये वो एयरलाइन रहेगी जिसमें हम इंडिया के कंज्यूमर के दिल में और भी जगह बनाएंगे। इससे हमारे बिजनेस के और भी रास्ते खुलेंगे। हालांकि माल्या ने काफी बार एयरलाइन स्टार्ट करने का जिक्र किया था, लेकिन अल्कोहल के धंधे को देखते हुए वो उसी के कामों में उलझ कर रह गया था। अब फाइनली जब सब स्टेबल था तो वो चाहता था कि किंगफिशर न सिर्फ एक अल्कोहल ब्रांड दिखे, बल्कि हम एक एयरलाइन रन करेंगे जो इंडियन कंज्यूमर को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देगी, जो अब तक नहीं मिला। ये बात थी अप्रैल 2004 की, जब विजय माल्या ने ये आइडिया अपने बोर्ड को पिच किया था, लेकिन कोई भी मेंबर उसके इस फैसले से खुश नहीं था। और हाँ, मैं ये एयरलाइन अपने बेटे सिद्धार्थ के 18th बर्थडे पर उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ, यानी कि 7 मई 2005। विजय ने ये अनाउंसमेंट कर तो दी थी, लेकिन आखिर किस तरह उसके सभी एम्प्लॉइज इस इनिशिएटिव की तरफ काम करते हैं? क्या माल्या अपने बेटे के 18th बर्थडे पर एयरलाइन गिफ्ट करने में सक्सेसफुल होता है? और कैसे शुरुआत होती है यहाँ से किंगफिशर के एक डिस्ट्रक्टिव एरा की? जानने के लिए सुनते रहिए अगला